स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम 45 जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पूछा हुआ है। पहला प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का गठन किया गया था किसकी असफलता के बाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के असफलता, असहयोग आंदोलन के फेल्यूर होने के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। दूसरा प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस गैस को टीयर गैस की तरह काम में लेते हैं। टीयर गैस का मतलब होता है अश्रु गैस। ठीक है, तो आप गेस कीजिए कि कौन सा गैस है जिसको हम लोग टीयर गैस की तरह यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 गैस है, उसको हम लोग टीयर गैस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। 3 नंबर प्रश्न को देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गेस करना है कि किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है, यानी ट्विन मिनरल्स कहा जाता है। आप गेस कीजिए कि जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से जुड़वा खनिज कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीसा और जस्ता। ऑप्शन बी जो है सीसा जस्ता को हम लोग ट्विन मिनरल्स यानी कि जुड़वा खनिज भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। अब गेस कीजिए कि निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जलसंधि जो है उसको भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न को देखिए। सज्जन, यह हिंदी का क्वेश्चन है। सज्जन का विपरीतार्थी शब्द है, यानी सज्जन का उल्टा शब्द क्या है। तो आप गेस कीजिए सज्जन मतलब क्या होता है, अच्छे लोग। तो उसका क्या हो जाएगा सज्जन का दुर्जन। सज्जन का विपरीतार्थी शब्द क्या हो गया, दुर्जन। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को देखिए। नीलकंठ शब्द है, नीलकंठ शब्द क्या है। आप गेस कीजिए यह कौन सा है, रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, क्या है। तो नीलकंठ शब्द जो है यौगिक है। क्या है, यौगिक है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को देखिए। वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई थी। आप गेस कीजिए दोस्तों, वर्साई की संधि से सबसे ज़्यादा क्षति किसे हुआ था। तो सबसे ज़्यादा जो हुआ था जर्मनी को हुआ था। और अगर पूछे कि वर्साई की संधि कब मतलब हुआ था, तो इसका सही हो जाएगा आंसर 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर जर्मनी के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, यानी कि वर्साई की संधि उस समय आपका साइन किया गया था जिसमें जर्मनी को सबसे ज़्यादा क्षति हुआ था। अगला प्रश्न को देखिए। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया। स्वतंत्रता और नहीं तो मृत्यु, यह नारा किसके द्वारा दिया गया। तो यह अमेरिकी सेना के द्वारा यह नारा दिया गया, स्वतंत्रता या मृत्यु। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। गेस कीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी उसको बोलते हैं, यानी कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, उसे क्या बोलते हैं, बोस्टन टी पार्टी बोलते हैं। अगला प्रश्न को देखिए। 10 नंबर। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा वाराहमिहिर। वाराहमिहिर जो थे गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। अगला प्रश्न को देखिए। 11 नंबर प्रश्न को देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाई दरवाजा किसके शासन काल में बनाया गया। अलाई दरवाजा किसके शासन काल में बना था। आप गेस कीजिए। तो अलाई से हो जाएगा अलाउद्दीन। तो अलाई से क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। इसका ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। 12 नंबर प्रश्न को देखिए। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा मैडम ब्लावत्स्की। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को देखिए। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कनाडा एवं USA में हुआ था। कहाँ हुआ था, कनाडा एवं USA में। अगला प्रश्न को देखिए। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया। गेस कीजिए। महात्मा गांधी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया गया। तो इसका सही आंसर रहेगा चंपारण में चलाया गया। अब कब चलाया गया, तो 19 अप्रैल 1917 को चलाया गया। कौन सा सत्याग्रह चलाया गया, तो सबसे पहला सत्याग्रह भारत में चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा।
वो कहाँ चलाया गया था? तो चंपारण में। कब चलाया गया पूछे तो 19 अप्रैल 1917 को चलाया गया था। अगला प्रश्न को देखिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। अब इसका गेस कीजिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है, मतलब खाने वाला फसल कौन सा नहीं, खाद्य फसल नहीं है? आप गेस कीजिए। चावल को हम खा सकते हैं, गेहूं खा सकते हैं, मकई खा सकते हैं, लेकिन चाय को हम क्या कहते हैं? पीते हैं। इसलिए चाय जो है खाद्य फसल नहीं है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? आप गेस कीजिए। लिग्नाइट जो कोयला होता है निम्न कोटि का होता है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। निम्न स्तर का यह कोयला होता है लिग्नाइट। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, गेहूं किस जलवायु की फसल है? गेहूं जो है आपका किस जलवायु की फसल है? इसको गेस कीजिए। इसका सही आंसर होगा शीतोष्ण जलवायु का फसल है। गेहूं किस जलवायु का फसल है? तो शीतोष्ण जलवायु का गेहूं फसल है। 19 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेलैक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो स्टेलैक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है जो ग्राउंड वाटर से होता है। तो भूमिगत जल द्वारा क्या होता है? भूमिगत जल द्वारा स्टेलैक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। अगला प्रश्न को देखिए, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व जो है गाइडलाइन जो दिया गया है सरकार के मार्गदर्शन के लिए, वो कहाँ से दिया गया है? तो संविधान से दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान। अगला प्रश्न को देखिए, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? मतलब कि आप गेस करना है आपको कि द्विसदनात्मक विधानमंडल किस राज्य में नहीं है। यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, केरल में नहीं है। यानी कि विधानसभा विधान परिषद, मोटा मोटी आप ये समझिए कि गेस कीजिए कि किस राज्य में जो ऑप्शन दिया उसमें विधानसभा विधान परिषद दोनों है, दोनों नहीं है। तो केरल में है जो आपका दोनों नहीं है, यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है। इसलिए हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अगर पूछे कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है, तो इसमें जनता डायरेक्ट भाग लेती है। अगर किसी चीज़ पर डिसीजन लेना है तो वोटिंग करके जनता बताती है कि यह काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वह हुआ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। तो आपका प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। 23 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला, सार्क जो है आपका 8 देशों का समूह है। क्या है? अभी 8 देशों का यह समूह है सार्क। तो उसमें मुख्य भूमिका कौन सा देश निभाता है? तो हमारा भारत देश उसमें मुख्य भूमिका निभाता है। अगर पूछे कि इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन 1985 में हुआ था। 8 दिसंबर 1985 को सार्क का गठन किया गया था। जब सार्क गठन हुआ था उस समय 7 देश थे, लेकिन 2007 में 8वां देश के रूप में अफगानिस्तान को शामिल किया गया और अभी टोटल 8 देश हैं। अगर पूछे सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। नेपाल का राजधानी काठमांडू में है। अगला प्रश्न को देखिए, चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? जो घड़ी होता है जिसमें हम लोग चाबी देते हैं, तो चाबी भरी घड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा होता है उसमें। अगला प्रश्न को देखिए, यह एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी है। कह रहा है एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि एक पत्थर को आप एज्यूम कीजिए कि एक पत्थर को आप लिए हुए हैं, छत पर से छोड़ रहे हैं, अब पृथ्वी पर जाकर टकराता है, तो इस बीच में उसको 4 सेकंड लगता है, तो उस भवन की ऊंचाई क्या है? तो देखिए, एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, एच बराबर, एच बोलिए या एस बोलिए, एच बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़े होंगे। यही हाइट पूछ रहा है कि भवन का हाइट। अब यू टी है, तो यू आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हाथ में लिए हुए हैं, तो 0, यानी कि ये टोटल पार्ट हो गया 0। अब प्लस हाफ जी का वैल्यू पुट कीजिए 9.8, और यहाँ पे टी का वैल्यू कितना दिया है? 4 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 16। अब इसको आप जब हल कीजिएगा तो आपका 78.4 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से हम
उस भवन की ऊंचाई बता सकते हैं कि 78.4 मीटर है। अगला प्रश्न को देखिए, यह भी एक न्यूमेरिकल है, बहुत छोटा न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। एक तरंग 0.8 सेकंड में 24 चक्कर पूरा करती है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगा? तो तरंग की आवृत्ति मतलब कि 1 सेकंड में कितना चक्कर वह पूरा करेगा वही उसकी आवृत्ति हो जाएगा। चूँकि 0.8 सेकंड में वह 24 चक्कर लगाता है, इसलिए 1 सेकंड में क्या हो जाएगा? 24/0.8। अब इसको जब हल कीजिएगा तो दशमलव हटाइएगा तो ऊपर 10 जाएगा और काट दिएगा तो 8 3 के 24, यानी कि 30 हर्ट्ज हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 30 हर्ट्ज। अगला प्रश्न को देखिए, घरेलू खाना पकाने की गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे बोलते हैं, में मुख्य रूप से होता है, क्या होता है? आप गेस कीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आप गेस कीजिए, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के द्रवीभूत रूप होता है। जो हम लोग घर में खाना बनाते हैं उसको द्रवित पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। वह किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत रूप होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। अगला प्रश्न को देखिए, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, आप गेस कीजिए कि कह रहा है वह सेल जिसमें विद्युत धारा जो उत्पन्न होता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, समांगी यानी कि सदृश मिश्रण का उदाहरण है, अब गेस कीजिए, समांगी मिश्रण का उदाहरण गेस कीजिए। इसका सही आंसर गन पाउडर जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है वह लिक्विड, तरल में लिक्विड जो, बताइए गेस करके बताइए कि ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह बिहेव करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड है। इसका फॉर्मूला होता है H2O2, जो है आपका ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह बिहेव करता है। अगला प्रश्न को देखिए, दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित कौन सी शर्त आवश्यक है? आप गेस कीजिए दोस्तों, दहन करने के लिए कोई भी मतलब आपका लकड़ी है या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ है, तो वह दहन की क्रिया कब वह पूर्ण करता है? जब उसका ज्वलन ताप की प्राप्ति हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी कि दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित कौन सी शर्त आवश्यक है? तो पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति होने पर ही वह जलना स्टार्ट करता है। अगला प्रश्न को देखिए, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है, लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। आप गेस कीजिए कि अगर आप लाल प्रकाश है वहाँ पे अगर जो प्रकाश संश्लेषण होगा और एक आप हरा प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होगा, तो इसमें जो प्रकाश संश्लेषण होगा रेड वाला में, उसका ज़्यादा होगा, ज़्यादा फास्ट होगा। अगला प्रश्न को देखिए, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है, यानी एक पौधा है, कोई आम का पेड़ है, उस पे ही कोई पौधा अगर उग गया तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपीफाइड बोलते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, एम्फीबियंस क्या होता है? एम्फीबियंस मतलब होता है जिसको उभयचर बोलते हैं हिंदी में, यानी कि वह जल और थल दोनों में समान रूप से रह सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होता है, उसको बोलते हैं एम्फीबियंस बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर आपका मेढक हो गया। अगला प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है? आप गेस कीजिए, यूरिक एसिड जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा कि यूरिक एसिड जो है पौधों में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है। अगला प्रश्न को देखिए, फसलों में डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है, क्या प्रदूषित होता है? वायु तथा जल, वायु मृदा तथा जल, वायु तथा मृदा, या सिर्फ वायु? गेस कीजिए दोस्तों, डीडीटी का छिड़काव हम लोग फसल पे करते हैं तो उससे क्या चीज़ प्रदूषित होता है? तो उससे वायु भी प्रदूषित होता है, मृदा भी, यानी कि मिट्टी और जल तीनों प्रदूषित होता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है, बायो से क्वेश्चन है कि एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? तो फंगस के द्वारा एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न को देखिए, मानव शरीर के किस अंग में
रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। अब गेस कीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायो का है कि मानव शरीर के किस अंग में रुधिर यानी ब्लड जो है ऑक्सीजन युक्त होता है, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है, कहाँ मिलता है, तब फेफड़ा में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न को देखिए, नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पुरुष और स्त्री का जोड़ा को हम क्या बोलते हैं, युगल बोलते हैं, या नदंपत्ति बोलते हैं, या पत्नी बोलते हैं, या युग में बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुष एवं स्त्री के जोड़ा को दंपत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दंपत्ति बोलते हैं, युगल नहीं बोलते हैं, दंपत्ति बोलते हैं। 40 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। दोस्तों गेस कीजिए कि इसमें जो ऑप्शन चार्ट दिया है वो है, आपको गेस करना है कि किस में अकर्मक क्रिया शामिल है। तो इसका सही आंसर है गेहूं पीस रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न को देखिए, घर का जोगी जोगना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। इसका सही आंसर हो जाएगा, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, यानी कि घर के मुर्गी दाल बराबर जो होता है ना, तो घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलता है, उसके लिए एक लोकोक्ति बनाया गया है। वो क्या है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। अगला प्रश्न को देखिए, पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। पैर फैलाकर सोना मतलब क्या, निश्चिंत होकर सोना, मतलब कोई टेंशन नहीं, विदाउट टेंशन, यानी पैर फैलाकर सोना को हम बोलते हैं निश्चिंत होकर सोना। 43 नंबर प्रश्न को देखिए, 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1917 ईस्वी में कौन सा देश है जो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, तो बीच में ही 1917 में रूस जो है अलग हो गया था, यानी कि 1917 ईस्वी में रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। 44 नंबर प्रश्न को देखिए, 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न को देखिए, जब तनु HCl का लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो कौन सा गैस निकलता है। अब देखिए इसका हम एक समीकरण ही लिख देते हैं, HCl और कह रहा है कि आयरन, पर जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, तो आपका बन जाएगा FeCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो कौन सा गैस निकल रहा है यहाँ पर दोस्तों, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ठीक है। अब इसको बैलेंस अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो 2 ठो यहाँ हाइड्रोजन हो गया, 2 यहाँ हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन 2 ठो, यहाँ 2 ठो क्लोरीन हो गया। दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में।